हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का क्लास 8th वन शॉर्ट लेक्चर सीरीज में, जो कि हमारे साइंस पे रहेगी। सबसे पहले हम पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। पहले मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ इस सीरीज में हम कैसे कैसे प्रोसीड करने वाले हैं, क्या हमारा टारगेट रहेगा। सबसे पहले ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल रहेगी आपको रिवीजन करने के लिए। अगर आप एक बार कर चुके हैं सिलेबस, एग्जाम अब नज़दीक आ चुके हैं, तो रिवीजन में आपको बहुत ही हेल्प रहेगी इसमें। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको पता चल जाएंगे, और एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे लिखना है वो भी आपको बताया जाएगा। अगर आपने अब तक कुछ नहीं भी पढ़ा है तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बाकी टाइम से पढ़ लिया करो, यही कहूँगी मैं। ऐसे निकम्मे मत बनाओ, तो समय रहते पढ़ लिया करो। अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दिए जाएंगे, कम से कम आप वो टॉपिक्स अपने पक्के कर लेना। आई होप दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो सबसे पहला हम चैप्टर डिस्कस करेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉप, कि क्रॉप क्या होती है। उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप, देन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होते हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है आपका, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन। ये इसी के पार्ट्स हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के ही पार्ट्स हैं ये, और इनको हम डिस्कस करेंगे। और ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके इरिगेशन में पहले से स्टार लगाए हुए हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी अब वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट अपना है क्रॉप। क्रॉप क्या होती है, व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर कल्टीवेटेड, मतलब एक जगह पे जब एक ही तरीके के सेम काइंड मतलब एक ही तरीके के प्लांट्स को कल्टीवेट किया जाता है, उनको लगाया जाता है एट वन प्लेस, एक जगह पे, ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड है क्रॉप। उसको क्या कहते हैं हम, क्रॉप कहते हैं। कि जब एक ही जगह पे एक बड़े पैमाने पर एक ही प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं तो उसको कहते हैं कि क्रॉप है, वो एक फसल है। अब क्रॉप कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। पहली है खरीफ क्रॉप एंड सेकंड वन इज रबी क्रॉप। अब इनमें डिफरेंस देखो क्या होता है, लगभग बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि खरीफ क्रॉप कौन सी होती है और रबी क्रॉप कौन सी होती है। तो देखिए खरीफ क्रॉप कौन सी होती है, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन। सोन इन द रेनी सीजन मतलब जिनको रेनी सीजन में उगाया जाता है, जिनको रेनी सीजन में बोया जाता है, उनको कहते हैं खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, कौन सी फसलें जिनको रेनी सीजन में बोया जाता है, फॉर एग्जाम्पल पैडी, मेजे एंड कॉटन। ठीक है, आपने नॉर्मल सुना भी होगा, अपने देसी भाषा में बोलते हैं कि बाड़ी कुरंड होगी। तो बाड़ी कुरंड होगी के मतलब है कि उसके ऊपर, मतलब हिंदी में आ जाओ कि उसका कुरंड का मतलब क्या होता है कि जो मतलब हमने फसल लगाई होती है, बारिश आने से ऊपर उगने से पहले उस पर एक ये जो मिट्टी की थोड़ी सी हार्ड कवरिंग हो जाती है, जिससे कि क्या होता है वो पौधा बाहर नहीं निकल पाता, तो फिर वो कुरंड फोड़ेड ही होगी सारंगी भी। तो वो क्या है कि कॉटन क्या है, खरीफ क्रॉप है, कि इसको रेनी सीजन में उगाया जाता है, तभी तो वो कुरंड होती है ना, आपने सुना होगा नाम की कुरंड होगी। जैसे कि पैडी, मेजे, मक्के में, उनमें भी क्या होती है, ये बोलते हैं कि कुरंड हो जाती है। तो मतलब इनको क्या रेनी सीजन में उगाया जाता है जिनको, वो होती है खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कॉटन का तो अब सबको याद रहेगा, है ना, बाकी जिन्हें कुरंड फोड़ेड ही उनका तो याद रह जाएगा। आगे वाला देखो क्या है, रबी क्रॉप्स। ठीक है, रबी क्रॉप्स में क्या है, द क्रॉप्स ग्रो इन विंटर सीजन, जो कि विंटर सीजन में ग्रो करती है, कि उग चुकी है, विंटर सीजन में ग्रो कर रही है। जैसे कि वीट, अभी विंटर सीजन चल रहा है, तो विंटर सीजन में क्या है, वीट जो है उगी हुई है, वो ग्रो कर रही है। ठीक है, वीट के ऊपर आप लोगों ने भी वीडियो बना रखी होगी, है ना, वो बर्फ जमी हुई है, आपकी बार सर्दी बहुत ज़्यादा है तो उसके ऊपर बर्फ जमी हुई है। तो वीट क्या है, जो कि सर्दियों के सीजन में ग्रो करती है। दूसरा क्या, इसके साथ मस्टर्ड, सरसों उगाई जाती है। सरसों भी अब सबने बिजाई कर रखी होगी, सरसों हुई है सबके, तो ये क्या है, मस्टर्ड भी क्या है, एक रबी क्रॉप है।
दोनों में डिफरेंस क्या है देखो, खरीफ क्रॉप जिनको बोया जाता है रेनी सीजन में, ठीक है, और रबी क्रॉप्स जो ग्रो करती है विंटर सीजन में, ठीक है, उनको कहते हैं रबी क्रॉप्स। अब आगे हम देखेंगे इसमें एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, तो चलिए उसको भी लिख लेते हैं, ताकि मैं पॉज करके लिख लेती हूँ ताकि लिखने का टाइम अपना वेस्ट ना हो। तो चलिए देखते हैं आगे अपने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है कि कृषि की पद्धतियाँ, कि उसके क्या क्या पद्धतियाँ हैं, हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि देखो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस फर्स्ट पार्ट रहता है, इसका मतलब फर्स्ट स्टेप है क्या, प्रिपरेशन ऑफ सोयल। तो प्रिपरेशन ऑफ सोयल, सबसे पहले हमें मतलब फसल की शुरुआत कैसे होगी, सबसे पहले हमें मिट्टी को तैयार करना होगा। मिट्टी को तैयार क्यों करना है, कैसे करना है, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद अपना नेक्स्ट स्टेप रहता है सोइंग का, ठीक है। ये दोनों स्टेप आपको सीक्वेंस में ही करने होंगे कि पहला स्टेप प्रिपरेशन ऑफ सोयल एंड सेकंड स्टेप क्या है अपना सोइंग मतलब बिजाई करना, ठीक है। उसके बाद एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, मैन्योर और फर्टिलाइजर मतलब खाद वगैरह डालना, उसमें जो भी हम नेचुरल भी हो सकती है वो, या फिर फर्टिलाइजर्स भी हो सकते हैं, मतलब ये इनऑर्गेनिक भी हो सकती है। दूसरा ये इरिगेशन मतलब पानी लगाना, खेतों में सिंचाई करना, उनकी वाटरिंग करना। उसके बाद क्या है, रिमूवल ऑफ वीड्स। ये बीच के जो 3 स्टेप हैं ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम ये मतलब जब हमें पानी लगाने की ज़रूरत होगी खेत में तब हम पानी लगाएंगे, उस टाइम पे हम रिमूवल ऑफ वीड्स मान लो है ही नहीं ज़्यादा तो हम नहीं करेंगे। अगर मान लो ज़्यादातर केसेज में ऐसे भी होता है कि पहले हमें वीड्स को हटाना होता है, मतलब जो फसल के अलावा जो पौधे उग चुके हैं खेत में उनको हमें बाहर निकालना होता है, ठीक है। तो कई बार हम करते हैं कि रिमूवल ऑफ वीड्स पहले करते हैं स्टेप, उसके बाद इरिगेशन करते हैं। तो इरिगेशन तो वैसे भी टाइम टू टाइम हमें करनी पड़ती है, मतलब वाटरिंग जो है पौधों को पानी तो हमें लगाना ही पड़ता है टाइम टू टाइम। तो ये स्टेप हमारे आगे पीछे हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट कि हमें कब किसकी ज़रूरत है, उसके हिसाब से हमें ये स्टेप करने होंगे। लेकिन ये जो 2 स्टेप हैं प्रिपरेशन ऑफ सोयल, ये तो हमें सबसे पहले ही करना होगा। इसको हम ऐसा तो नहीं है कि सारी बिजाई वगैरह हो गई, सारे काम हो गए, उसके बाद हम प्रिपरेशन ऑफ सोयल कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं करते ना। सबसे पहला स्टेप रहता है अपना क्या, प्रिपरेशन ऑफ सोयल, देन सोइंग मतलब बिजाई करनी होगी, उसके बाद हमें, उसके बाद ये जो 3 स्टेप हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट रहते हैं, ठीक है। जब जिसकी ज़रूरत है, मान लो अगर वीड्स ज़्यादा हो गए मतलब अनचाहे पौधे अगर ज़्यादा हो गए हैं उसके अंदर, तो हमें पहले वो हटाने होंगे, उसके बाद हम इरिगेशन और ये मैन्योर वगैरह उसमें डालेंगे। वरना अगर मान लो पौधे के अलावा उसमें घास फूस ज़्यादा हो गया है खेत में, और मान लो आपने उस घास फूस को हटाए बिना ये स्टेप फॉलो करने लगे कि उनमें खाद डाल दी पहले, फिर सिंचाई भी कर दी, पानी भी लगा दिया, तो आधे से ज़्यादा वो खाद जो आपने डाली है उसमें जो पानी लगाया है खेत में आपने, वो तो क्या वो घास फूस ही ले जाएंगे उसके न्यूट्रिएंट्स तो, ठीक है। तो ये हमें अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट रखने होते हैं कि पहले हमें कौन सा काम करना है। देन ये सब सारे बीच के स्टेप रहते हैं, हमें टाइम टू टाइम खाद डालनी होती है, इरिगेशन भी करनी होती है, पानी भी लगाना होता है। फिर हमारा स्टेप आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब फसल के पक जाने के बाद फसल की कटाई करना, ठीक है। देन कटाई करने के बाद ही स्टोरेज करेंगे। स्टोरेज ऐसे तो है नहीं, फसल काटी है ही नहीं, पहले ही हमने स्टोर कर ली, है ना। तो ये 2 स्टेप भी अपने क्या रहते हैं, लास्ट में रहते हैं। बीच वाले ये 3 जो है ये अगर आप इंटरचेंज कर भी दो, सीक्वेंस इनकी ना भी बनाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस याद रह जाएंगे, क्या है, कृषि की पद्धतियाँ कि क्या क्या स्टेप होते हैं। तो स्टेप क्या क्या होते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सोयल मिट्टी को तैयार करना, सोइंग यानी कि बिजाई, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स उसके अंदर डालना, खाद उर्वरक वगैरह डालना, इरिगेशन मतलब वाटरिंग करना, पानी लगाना टाइम टू टाइम, रिमूवल ऑफ वीड्स मतलब जो घास फूस उसके अंदर हो गए हैं खेत में जो कि हमें नहीं चाहिए, हमारी फसल में एक्स्ट्रा हो गए हैं, उनको हटाना वहाँ से। हार्वेस्टिंग फसल के पकने के बाद उसकी कटाई करना, एंड स्टोरेज उसको स्टोर करके रखना। फसल कटने के बाद स्टोर तो करेंगे ही ना, या ऐसे ही बिखरा देंगे उसको,
तो स्टोरेज भी क्या है, जरूरी है। अब देखते हैं 1 बाय 1 इन स्टेप्स में से अगर कोई एक आपसे पूछ लिया जाए तो आप कैसे लिखेंगे। जैसे कि फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सोयल, कि प्रिपरेशन ऑफ सोयल क्या है। आप सबको पता है कि प्रिपरेशन ऑफ सोयल क्या बिल्कुल पहला स्टेप है। एक लाइन तो आप यही लिख सकते हो इसमें कि इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर, या फिर इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। उनका क्या है, ये सबसे पहला स्टेप है। प्रिपरेशन ऑफ सोयल में किसान ज़्यादातर क्या करते हैं, मिट्टी को लूज करते हैं, टर्न करते हैं और उनका लेवल बनाते हैं। यही होता है प्रिपरेशन ऑफ सोयल में। आपने नॉर्मल देखा भी होगा, हैरो वगैरह से या कल्टीवेटर वगैरह से, ये लेवलर होता है जिनको हम गोड़ी बोलते हैं नॉर्मल, तो उन सब से मतलब प्रिपरेशन की जाती है सोयल की। उसमें क्या किया जाता है, पहले तो ज़मीन क्या सख्त होती है, उसको लूज किया जाता है, टर्न किया जाता है, उसकी उथला पुथली की जाती है और एक लेवल भी किया जाता है। अब ये सारी चीज़ें ज़रूरी भी हैं, क्यों है ज़रूरी वो भी देखेंगे हम। तो देखिए अब जो प्रोसेस जो हमने किया है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग, लूज किया हमने सोयल को, एंड टर्निंग द सोयल, लूज करना और सोयल को टर्न करने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं टीलिंग या फिर प्लाउइंग। ठीक है, टीलिंग कहो प्लाउइंग कहो एक ही बात है, जो स्पेलिंग याद रहे वही कर लेना। ठीक है, एक लिख देना। देखो अब क्या है, अब प्रिपरेशन ऑफ सोयल की ज़रूरत हमें क्यों है। हम सीधा फसल की बिजाई क्यों नहीं कर सकते खेत में। पहली बात, वो ज़मीन हार्ड होती है, ठीक है, सख्त होती है ज़मीन, उसको लूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि जो रूट्स हैं प्लांट्स की वो ज़्यादा अंदर तक जा सकें। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये या तो बताओ एडवांटेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोयल, कि क्या इसके फायदे हैं सोयल को प्रिपेयर करने के, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं व्हाई वी हैव टू प्रिपेयर द सोयल, कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है सोयल को प्रिपेयर करने की। तो देखिए एक क्वेश्चन मैंने भी बनाया है, इस टाइप से भी हो सकता है, जो भी हो, या फिर ऐसे हो सकता है कि बेनिफिट्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोयल, की प्रिपरेशन ऑफ सोयल के क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। तो उन सब में आप ये पॉइंट्स इसके डाल सकते हो। क्या है क्वेश्चन, देखो व्हाई फार्मर्स प्रिपेयर द सोयल बिफोर सोइंग, कि बिजाई करने से पहले किसान जो है सोयल को प्रिपेयर क्यों करते हैं। तो वो क्यों करते हैं सोयल को प्रिपेयर, वो देखिए। अगर सोयल को प्रिपेयर करने का मतलब क्या है, इसका मतलब सोयल को हमने प्रिपेयर किया है, इसका मीनिंग क्या है कि सोयल को लूज किया हमने, टर्न किया और उसका लेवल भी किया। लेवल क्यों किया, ताकि बाद में वाटरिंग में, इरिगेशन में कोई दिक्कत हमें ना आए, क्योंकि अगर एक लेवल नहीं होगा तो इरिगेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, अब लूज और टर्न किया है हमने, वो सारी चीज़ें किस चीज़ों किन में हेल्प करती हैं, देखिए। दिस अलोज मतलब प्रिपरेशन ऑफ सोयल। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सोयल अलोज रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सोयल। रूट्स जो हैं पेनिट्रेट कर पाती हैं डीप इनटू द सोयल, मतलब जड़ें जो है, अगर ज़मीन लूज होगी मतलब पोली ज़मीन होगी तभी तो जड़ें उसके नीचे तक जा पाएंगी, वरना तो जड़ें ज़्यादा जगह नहीं बना पाएंगी, ऊपर ऊपर ही रह जाएंगे, पौधा कमज़ोर हो जाएगा। और जड़ें जितनी अच्छे से पकड़ होगी पौधा भी उतना ही स्ट्रांगली खड़ा रहेगा, वरना थोड़े बहुत आंधी तूफान से पौधा जो है गिर जाएगा। ठीक है, तो ये इससे क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ सोयल से क्या मदद मिलेगी कि जो रूट्स हैं वो डीप पेनिट्रेट कर पाएंगे, मतलब ज़्यादा गहराई तक ज़मीन में वो जा सकेंगे। ठीक है, दूसरा फायदा क्या है, जो लूज सोयल है अलोज रूट्स टू ब्रीथ इजीली। अब रूट्स जो है उसको सांस भी तो लेनी होगी, है ना, तो रूट्स अगर पोली ज़मीन होगी मतलब लूज सोयल होगी तो उसमें से एयर का एक्सचेंज जो है वो बिल्कुल आसानी से हो सकता है। तो जो रूट्स हैं उनको ब्रीथिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो इजीली ब्रीथ कर सकती हैं, जड़ें खराब नहीं होंगी पौधे की। ठीक है, थर्ड इसका बेनिफिट देखो क्या है, द लूजन सोयल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स। पोली जमीन में क्या होगा, अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स जो है वो ग्रो कर पाएंगे। जैसे कि ये मतलब फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं जो कि फसल को ग्रो करने में, उनको मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, तो उनकी ग्रोथ भी आसानी से हो सकती है लूज सोयल में। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है,
इट ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सोयल टू द टॉप। तो जब बार बार मतलब फसलें उगाई जाती हैं तो क्या होता है, न्यूट्रिएंट रिच जो सोयल होती है वो जमीन के निचले वाले हिस्से में चली जाती है, निचले वाली लेयर में। तो जब हम उसको मिट्टी को तैयार करते हैं तो उल्टा पुल्टी करते हैं, मतलब एक तरीके से उथल पुथल करना मिट्टी को, तो वो जो न्यूट्रिएंट रिच सोयल है वो एक जगह पे आ जाती है। या फिर कई बार मतलब ऐसे भी होता है कि हम खाद वगैरह डालकर भी सोयल को प्रिपेयर करते हैं, कि पहले वो ट्रालियों से खाद डालते हैं उसमें, फिर उसको प्रिपेयर किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए पूरे खेत में, ठीक है, पूरे फील्ड में जो है बराबर अमाउंट में। ऐसा नहीं कि एक जगह पे ज़्यादा खाद है एक जगह पे कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इवनली हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब बराबर बराबर पूरे खेत में वो फैल जाए, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ सोयल की कुछ ये एडवांटेज है, प्रिपरेशन ऑफ सोयल में आप इतना लिख दोगे तो बिग इनफ है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं हम अपना नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज शोइंग एंड एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसमें ज़्यादातर आपसे डिफरेंस पूछे जाते हैं कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का डिफरेंस बताइए क्या है। हाँ, इसमें एक पॉइंट और कि ये प्रिपरेशन ऑफ सोयल के अपरेटस भी पूछ लेते हैं किन किन से होती है। तो एक तो प्लाऊ हो गया, एक होए हो गया आपका, उस पर ज़्यादा क्वेश्चन इतना नहीं आता है। तो अब अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो इतना ज़्यादा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी आपको अपने अपने स्कूल का पता ही होगा टीचर कौन से टॉपिक पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक्स देखते हैं अपने, शोइंग एंड मैन्योर। देखिए शोइंग क्या है, शोइंग आपको पता ही है कि बिजाई, बिजाई को हम शोइंग कहते हैं। शोइंग मतलब कि एक रेगुलर इंटरवल पे, एक प्रॉपर डेप्थ पे बीजों को जमीन पर डालना, मतलब जो प्रिपेयर की गई सोयल है उसमें एक रेगुलर डिस्टेंस पे बोल सकते हो आप, एट अ रेगुलर डिस्टेंस, एक प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए, एंड प्रॉपर डेप्थ, प्रॉपर जो है डेप्थ भी होनी चाहिए, प्रॉपर जो है गहराई होनी चाहिए बीजों में। तो उसको हम कहेंगे कि शोइंग की हमने बिजाई की है, ठीक है। अब ये प्रॉपर डेप्थ और प्रॉपर ये जो डिस्टेंस है ये अलग अलग टाइप की फसल के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे कि अगर आपने कॉटन की फसल लगाई है, मतलब कपास की खेती कर रहे हो, तो उसमें पौधे थोड़े दूर दूर लगाए जाते हैं, उनमें एक प्रॉपर डिस्टेंस होता है। क्यों? क्योंकि पौधा बड़ा होता है, वो बोलते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेज में कि बुंटा मारता है ना। बुंटा मारने के लिए उसको मतलब पौधा उसका बड़ा पौधा बनता है तो उसको जगह चाहिए, ठीक है, जगह घेरता है वो। जबकि जो अपनी वीट की जो फसल होती है, जैसे गेहूं की फसल हो गई, तो उसमें बहुत ही पास पास में ये प्लांट्स उगाए जाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा जगह नहीं घेरते, ठीक है। तो शोइंग क्या है, बीजों को एक प्रॉपर डिस्टेंस पे एक प्रॉपर डेप्थ पर उगाना, डालना सोयल, प्रिपेयर्ड सोयल में, उसको कहेंगे हम शोइंग। अब शोइंग के लिए भी उससे पहले भी एक स्टेप और भी जरूरी है। सोइंग से पहले प्रिपरेशन ऑफ सोयल तो हमें करनी ही होती है, मिट्टी तो तैयार करनी ही होती है। दूसरी चीज क्या है कि अच्छी क्वालिटी के बीजों को भी सिलेक्ट करना होता है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम अच्छी क्वालिटी के बीजों को कैसे पहचानें, कैसे सिलेक्ट करें। तो आपके पास एक तरीका है कि जो सिलेक्शन ऑफ सीड्स है, कि सिलेक्ट कैसे करें हम सीड्स को। तो क्या तरीका है अपने पास, पुट द सीड्स इन वाटर, उन सीड्स को हम पानी में डाल देंगे। डैमेज्ड सीड्स, डैमेज्ड सीड्स मतलब जो सीड्स, जो बीज खराब हो चुके हैं वो क्या करेंगे, फ्लोट्स ऑन वाटर, पानी के ऊपर तैरने लग जाएंगे। अब तैरने भी क्यों लग जाएंगे, क्योंकि खराब हो चुके हैं, मतलब उनके अंदर कुछ नहीं है, वो अंदर से क्या है, खोखले हैं, तो हल्के हो जाएंगे वो, और हल्के होने की वजह से ऊपर ऊपर तैरने लग जाएंगे। क्यों, देखो रीजन भी बताओ, बिकॉज दीज आर होलो, होलो मीन्स खोखले हैं, अंदर उनके कुछ नहीं है, सॉलिड नहीं है वो, ठीक है। होलो है तो क्या होंगे, लाइटर हो जाएंगे, लाइटर मीन्स हल्के हो जाएंगे, और इस वजह से वो ऊपर ऊपर तैरने लग जाएंगे, और हमें पता चल जाएगा कि कौन से सीड्स अच्छे हैं और कौन से खराब हो चुके हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा और आपको नोट्स बनाने में भी हेल्प हो रही होगी। अब चलो वेस्ट नहीं करना अपने को टाइम, रिवीजन टाइम है। आगे का देखते हैं, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो सबसे पहले हमसे क्या पता, यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स होते क्या हैं। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, द सब्सटेंसेस
विच आर एडेड, मतलब जिनको ऐड किया जाता है टू द सोयल, मिट्टी में डालते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को, इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में डाला जाता है, ठीक है। और क्यों डाला जाता है? फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए, जो हमने फसल लगा रखी है उसकी बढ़िया अच्छी ग्रोथ के लिए हम उनमें क्या डालते हैं? फर्टिलाइजर्स, ये मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? जो सब्सटेंसेस हम डाल रहे हैं, कौन सब्सटेंसेस हम ऐड कर रहे हैं किसमें? सोयल में। किस फॉर्म में? न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में, कि वो कुछ ना कुछ वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। उनको क्या कहते हैं? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब फटाफट से हम देखेंगे कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर के बीच के डिफरेंस क्या क्या है। फर्टिलाइजर्स जो केमिकल, जो न्यूट्रिएंट्स हम डालते हैं केमिकल्स की फॉर्म में, एक तरीके के केमिकल ही होते हैं जिनको फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, उनको बोलते हैं फर्टिलाइजर्स। जबकि मैन्योर जो होती है, जो घरों में जो खाद बन जाती है, गोबर की खाद हो गई या फिर फल सब्जियों के छिलकों वगैरह से, उनके डिकम्पोज होने से जो नेचुरली जो बनती है खाद, उसको कहते हैं मैन्योर, ठीक है। तो अब देखिए क्या है फर्टिलाइजर्स और मैन्योर के बीच में डिफरेंस का एक क्वेश्चन आ सकता है, और आई थिंक 100% आएगा भी आपके एग्जाम में। डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर, कि इनके बीच का डिफरेंस बताइए। तो आप ये कुछ इजी पॉइंट मैंने लिखे हैं, आप ये बता सकते हो। देखिए फर्स्ट डिफरेंस क्या है? फर्टिलाइजर्स आर इनऑर्गेनिक सोल्ट। इनऑर्गेनिक सोल्ट्स होते हैं, मतलब ऑर्गेनिक नहीं होते। ऑर्गेनिक नहीं होने का मतलब क्या है? कि नेचुरल सब्सटेंसेस नहीं है, इनको केमिकल्स की हेल्प से बनाया जाता है। तो फर्टिलाइजर्स क्या है? इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं। जबकि मैन्योर क्या है? एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि एक नेचुरल सब्सटेंस होता है, ठीक है। और दूसरा डिफरेंस आप क्या लिख सकते हो? दीज जो फर्टिलाइजर्स, मतलब दीज यहाँ पे फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। अब ऑब्वियस सी बात है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, इनऑर्गेनिक मतलब केमिकल्स वगैरह की हेल्प से बनाए जाते हैं, तो फैक्ट्रियों में ही प्रिपेयर किए जाएंगे। जबकि जो हमारी मैन्योर है वो क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, नेचुरल है। वो क्या होगा? भैंसों के, गाय के, इनके गोबर वगैरह से बन जाती है। काउ डंग केक वगैरह ये बोलते हैं जिसको इंग्लिश में आप, तो उसको क्या कहते हैं? मैन्योर। तो मैन्योर क्या खेतों में भी आसानी से बनाई जा सकती है। तो मैन्योर इज प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स, फील्ड्स में बनाई जाती है, खेतों में बनाई जाती है। कई बार इसमें हम अर्थवॉर्म्स और जो रेड वॉर्म्स होते हैं, केंचुए वगैरह होते हैं, उनका भी यूज करते हैं मैन्योर प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है? एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर्स कैन बी डेंजरस। मतलब एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, अगर आपने फर्टिलाइजर्स का यूज ज़्यादा कर दिया तो वो भी हानिकारक हो सकता है। आपको एक प्रॉपर क्वांटिटी में ही फर्टिलाइजर्स का यूज करना होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो जो मैन्योर होती है वो तो ट्राली भर भर के खेतों में डाली जाती है, फिर भी मतलब उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर कुछ उसमें ज़्यादा भी डाल दिया आपने, मतलब 1 किले में मान लो कोई तो डाल रहा है 1 ट्राली डाल रहा है, आपने 1 एकड़ में 2 ट्राली डाल दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं होती उससे, ठीक है। तो उसका एक्सेस में भी अगर यूज हो जाए तो कोई डेंजरस नहीं है, कोई डेंजर वाली बात नहीं है, वो अच्छा ही है कहीं ना कहीं कि ज़्यादा खाद लग गई, ठीक है। जबकि जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका अगर मान लो 1 एकड़ में आपको 1 कट्टा डालना था या 50 किलो डालनी थी, आपने उसकी जगह पे 100 किलो डाल दी, तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। उससे फसल की अच्छी ग्रोथ होने की बजाय फसल जो है खराब हो सकती है, ठीक है। तो फर्टिलाइजर्स का एक्सेस यूज जो है, एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स कैन बी डेंजरस, बट मैन्योर के केस में एक्सेस यूज ऑफ मैन्योर कैन नॉट बी डेंजरस, वो ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दीज आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि इनमें एक पर्टिकुलर टाइप का न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है। किसी में होगा मान लो नाइट्रोजन की ज़्यादा अमाउंट, किसी में होगी फॉस्फोरस की ज़्यादा अमाउंट,
तो ये सब में क्या है, अलग अलग फर्टिलाइजर्स में एक न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं कि ये वाला न्यूट्रिएंट्स इनमें हाई क्वांटिटी में रहेगा, ठीक है। जबकि जो हमारी मैन्योर जो है वो ऐसा कुछ नहीं है कि न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक है, उसमें नेचुरल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे मतलब ठीक ठाक सी अमाउंट में होते हैं, ना ही कोई ज़्यादा ना ही कोई बहुत ही कम, ठीक है। तो मैन्योर इज नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। अगर ये पूछा जाए कि न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा किस में होते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं फर्टिलाइजर्स में, तभी तो उनका एक्सेस यूज मतलब हद से ज़्यादा जब न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं तो वो फसल के लिए नुकसानदायक है। उसमें रिलेटिवली कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं मैन्योर में, बट फिर भी ज़्यादा बेनिफिशियल मैन्योर ही रहती है। क्यों? क्योंकि मैन्योर में सब टाइप के न्यूट्रिएंट्स होंगे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, जबकि ये क्या है, एक न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक है, इसमें कोई एक टाइप का न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है। समझ में आया आपको ये पॉइंट? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डिफरेंस है दे डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सोयल, इनसे कोई सोयल को कोई ह्यूमस नहीं मिलती, जबकि मैन्योर जो है वो ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं सोयल को। ह्यूमस आई थिंक आपको पता भी होगा क्या होती है। नेक्स्ट अब देखते हैं कि क्या है कि मैन्योर की कुछ एडवांटेज होती है, मतलब ज़्यादा यूज़ करने में मतलब प्रेफरेंस दी जाती है कि आप मैन्योर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें कंपैरिजन टू फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स का यूज़ आप कम से कम करें, ठीक है। तो मैन्योर की कुछ अलग से एडवांटेज होती है, कुछ खास बातें होती है, वो क्या है, ये तो इसकी खास बातें हैं ही, कुछ अलग से भी हमें अगर पूछ ली जाए एडवांटेज ऑफ मैन्योर तो हम ये भी लिख सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक में भी आपके क्या करती है मैन्योर, एनहांसेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोयल। वाटर को होल्ड रखने की कैपेसिटी जो है कि पानी ज़्यादा मतलब जल्दी से सूख ना जाए, वाटर होल्ड रहे उसमें मतलब रिस ना जाए पानी, तो वो जो होल्ड करने की कैपेसिटी है वो मैन्योर डालने से बढ़ जाती है कहीं ना कहीं, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, मतलब जो फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं माइक्रोब्स, उनके नंबर्स को इंक्रीज करने में भी हेल्प करती है, ठीक है। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ में हेल्पफुल रहती है, जबकि फर्टिलाइजर में ऐसा कुछ नहीं होता, वो कोई माइक्रोब्स की इतनी ग्रोथ वगैरह नहीं करवाते। नेक्स्ट क्या, इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सोयल, तो टेक्सचर तो सोयल का बढ़ा ही देती है, ठीक है। उससे आगे देखो क्या है, मेक द सोयल पोरस। पोरस का मतलब क्या है कि उसमें अगर हमने खाद डाली है, मैन्योर डाली है, मतलब जो गोबर वाली जो खाद होती है नॉर्मल, वो वाली अगर हमने खाद डाली है तो वो क्या करेगी, सोयल को पोरस बना देगी, मतलब उसके अंदर पोरस का मतलब कि छोटे छोटे छेद से ऐसे, ठीक है, ढीली ढीली सी हो जाएगी मिट्टी, ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजी। तो गैसेस का जो एक्सचेंज है वो आसान हो जाएगा, मतलब जो जड़ें हैं पौधे की उनको ब्रीथिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो जड़ें पौधे की खराब नहीं होगी, ठीक है। तो ये इसके ओवर मतलब अदर एडवांटेजेस हैं मैन्योर की। अब हम देखते हैं आगे वाला अपना एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर अपना हो गया। अब देखते हैं इरिगेशन। इरिगेशन में हमें क्या क्या करना है, देखिए इरिगेशन क्या है, इरिगेशन है द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स। क्या है, पानी लगाना खेतों में, उसी को कहते हैं इरिगेशन। तो पानी लगाने का मतलब ये नहीं है कि लगाते ही जा रहे हैं लगाते ही जा रहे हैं, या फिर एक बहुत लंबे टाइम तक हमने पानी लगाया ही नहीं है। तो क्या है द इरिगेशन, क्या है द सप्लाई ऑफ वाटर, की सप्लाई करना वाटर की, किसको, क्रॉप्स को, टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स, की एक रेगुलर इंटरवल होना चाहिए कि जब जरूरत है तब पानी लगाया जाए, ठीक है। एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद कि इतने टाइम के बाद हमें पानी लगाना चाहिए, टाइम टू टाइम। इसका मतलब क्या है कि टाइम टू टाइम हमें पानी देते रहना चाहिए, फसल को वाटरिंग हमें करते रहना चाहिए, वाटरिंग को ही इरिगेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इरिगेशन के ट्रेडिशनल मेथड्स भी हैं 3-4 जो कि ज़्यादातर नहीं पूछे जाते, उनके बस आप नाम देख लेना कि क्या होते हैं। ज़्यादातर पूछी जाती हैं मॉडर्न टेक्निक्स या फिर मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन की, मॉडर्न क्या क्या तरीके हैं इरिगेशन के, ठीक है। अब मॉडर्न टेक्निक्स भी पूछ सकता है, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि ऐसे तरीके बताइए इरिगेशन के कि जिससे हम पानी को बचा सकें, वाटर भी सेव हो जाए, इरिगेशन भी हो जाए, मतलब वाटर सेव हो जाए मतलब कि पानी ज़्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है, ज़्यादा वेस्टेज ना हो पानी की, और प्रॉपर मतलब सिंचाई भी हो जाए, खेतों को पानी भी मिल जाए। तो ऐसे हमारे 2 तरीके रहते हैं, एक फर्स्ट वन इज स्प्रिंकलर सिस्टम जो इस स्लाइड में आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट दूसरा हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, दैट इज ड्रिप सिस्टम, ठीक है। ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम
दो ऐसे तरीके हैं जिनसे क्या है कि पानी की बचत हो सकती है, मतलब ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं होता। ठीक है, वैसे ही ओवरव्यू मैं आपको एक बार दोनों का ही बता देती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में आपको ड्रिप सिस्टम लिखा हुआ आ जाएगा, आप देख लेना, वैसे एनसीईआरटी में है भी आपके। ठीक है, स्प्रिंकलर सिस्टम देखो, क्या स्प्रिंकलर सिस्टम होता है कि पानी जो है खेतों में स्प्रिंकल होगा। ठीक है, जैसे बारिश हो रही है ऐसे पानी स्प्रिंकल होता है। तो ज़्यादातर ऐसे स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज किया जाता है सैंडी सोयल के लिए। सैंडी सोयल के लिए क्यों यूज करते हैं, जैसे कि मान लो अगर नॉर्मल ज़मीन पे जैसे पानी लगाया जाता है, नहरों से लगता है पानी, नालियों से होता हुआ खेतों में चला जाता है। ठीक है, अगर ऐसा ही हम करें सैंडी सोयल के लिए, जहाँ पे रेतीली मिट्टी है, जहाँ पे बालू मिट्टी है, अगर वहाँ पे भी हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो पानी के साथ ही मिट्टी बह के एक साइड में चली जाएगी और वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा हो जाएगा। नॉर्मली भी गड्ढे हो जाते हैं कि जहाँ से पानी आ रहा होता है वहाँ पे गड्ढे हो जाते हैं, आपने देखा भी होगा। लेकिन अगर सैंडी सोयल होगी तो वहाँ की पूरी मिट्टी बहुत दूर चली जाएगी, कहीं और चली जाएगी। ठीक है, तो सैंडी सोयल में हम नॉर्मल जैसे नहरों से पानी आता है, जैसे सिंचाई करते हैं, इरिगेशन करते हैं, वैसे हम इरिगेशन वहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी चीज़, जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पे भी हम ऐसे पानी नहीं लगा सकते डायरेक्टली। ठीक है, नहरें वगैरह होगी नहीं तो लगाओगे कैसे। तो देखो हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम का या फिर ड्रिप सिस्टम का। सैंडी सोयल के लिए ज़्यादातर यूजफुल रहता है स्प्रिंकलर सिस्टम, क्योंकि सैंडी सोयल जो बालू मिट्टी है वहाँ पे अगर आप ड्रिप सिस्टम का यूज़ करोगे तो हो सकता है उसके पाइप में छेद होते हैं ड्रिप सिस्टम में छोटे छोटे, तो उन छेद में मिट्टी फंस जाती है, तो वो ब्लॉक हो जाती है पाइप्स। लेकिन उनका यूज़ किया जाता है क्योंकि एकदम से प्रेशर से वो फिर ब्लॉकेज निकल भी जाती है। लेकिन ज़्यादा कारगर ये स्प्रिंकलर सिस्टम ही होता है, मतलब सैंडी सोयल के लिए ज़्यादातर यूजफुल स्प्रिंकलर सिस्टम रहता है। ठीक है, तो ये दो ऐसी टेक्निक्स है जिनसे पानी को हम ज़्यादा वेस्टेज नहीं करते, पानी की ज़्यादा वेस्टेज नहीं होती, वाटर भी कंजर्व रहता है और इरिगेशन भी हो जाती है। तो देखिए पहला अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्या है स्प्रिंकलर सिस्टम। तो पहली लाइन देखिए, दिस मेथड इज मोर यूजफुल फॉर अनइवन मतलब उबड़ खाबड़ सी जहाँ पे जमीन होती है, जहाँ पे हम लेवल नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे तो प्रिपरेशन ऑफ सोयल आता है फर्स्ट स्टेप, उसमें प्रिपरेशन ऑफ सोयल में क्या लेवल भी किया जाता है। लेकिन कुछ जगह ऐसी जैसे कि मान लो टिब्बे वगैरह हैं, कहीं पे बालू मिट्टी है वहाँ पे टिब्बे होते हैं, राजस्थान रेगिस्तान वगैरह में जो भी है, मतलब जैसा भी है, तो वहाँ पे हम वहाँ पे लेवल नहीं कर पाते। ठीक है, ऊंचाई तक हम पानी कैसे चढ़ाएंगे, कितना लेवल करेंगे, पूरे के पूरे उसको पहाड़ को तो नहीं ढा सकते ना हम। तो वहाँ पे क्या है, दिस मेथड इज मोर यूजफुल फॉर अनइवन लैंड, मतलब जहाँ पे हम लेवल नहीं कर सकते, उबड़ खाबड़ सी जमीन है, वहाँ पे यूजफुल रहेगा क्योंकि स्प्रिंकल हो जाएगा हर जगह पे पानी। एंड फॉर दी सैंडी सोयल के लिए भी यूजफुल रहेगा क्योंकि सैंडी सोयल में हम सीधा पानी नहीं लगा सकते, सीधी सिंचाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन क्या, वेयर सुफिशियंट वाटर इज नॉट अवेलेबल, जहाँ पे प्रॉपर अमाउंट में पानी नहीं मिलता वहाँ पे हम स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज करके कुछ हद तक पानी को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए स्प्रिंकलर सिस्टम में होता क्या है, द परपेंडिकुलर पाइप्स हैव रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप। ठीक है, परपेंडिकुलर पाइप्स लगी होती हैं, मतलब 90 डिग्री पे ऐसे खड़ी पाइपें लगी होती हैं, और उनके ऊपर क्या होता है, इस तरीके से खड़ी पाइपें होंगी, एक रोटेटिंग नोजल फिक्स की जाती है, जो नोजल ऊपर से ऐसे ऐसे रोटेट करती रहती है। ठीक है, वो रोटेट करती रहती है और वो मतलब चारों तरफ ऐसे पानी को बरसाती रहती है, जैसे फव्वारे चलते हैं ना, स्प्रिंकल और फव्वारा सा होता है। ठीक है, तो रोटेटिंग परपेंडिकुलर पाइप्स हैव रोटेटिंग नोजल, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे ऐसे पाइपें लगी होती हैं और उनके ऊपर क्या होती है, रोटेटिंग नोजल होती है। आर जॉइंड टू द मेन पाइपलाइन, अब जो ये परपेंडिकुलर पाइपें होती है ऐसे होंगी, ये मतलब एक यहाँ पे होगी, मान लो दूसरी पाइप यहाँ पे हो गई, तीसरी इधर हो गई, एक फिक्स डिस्टेंस पे होती है। नीचे ये क्या, एक मेन पाइपलाइन से जुड़ी होती है, सारी की सारी पाइपें, नीचे एक मोटी सी पाइप होती है जो मेन पाइप होती है उनकी, उनसे जुड़ी होती है। ठीक है, अब क्या होता है, मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स, मतलब एक प्रॉपर डिस्टेंस पे जुड़ी होती हैं। उसके बाद व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप, अब मेन पाइप से में पानी भेजा जाता है लेकिन फुल प्रेशर के साथ वहाँ पे पानी सप्लाई किया जाता है मेन पाइप से, तभी तो वो फुल प्रेशर से नीचे वाली पाइप से पानी जाएगा, तभी तो एकदम से फव्वारे में से भी आएगा पानी, ऊपर इसमें भी जाएगा। अगर प्रेशर ही नहीं होगा तो ऊपर पानी उठेगा कैसे,
ठीक है। तो फुल प्रेशर से जो मेन पाइपलाइन होती है उसमें पानी पास करवाया जाता है अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पंप। तो ऐसे प्रेशर अब फूंक मार के तो बनाया नहीं जाता, तो कोई तो कुछ तो चाहिएगा ही, पंप कह लो, मोटर बोल दो चाहे, उनकी हेल्प से क्या होगा, प्रेशर, ये फुल प्रेशर के साथ मेन पाइपलाइन में पानी भेजा जाता है। फिर क्या होगा, वो नोजल्स से जो पानी है वो बाहर आता है, ठीक है। मेन पाइपलाइन ये होगी, मान लो हमारी ऊपर ये परपेंडिकुलर पाइप हो गई। अब इस पाइप में से जब फुल प्रेशर से पानी आएगा तो ऊपर की तरफ उठेगा पानी और उस रोटेटिंग नोजल से पानी बाहर भी आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, इट कम्स आउट फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स, जो नोजल्स रोटेट कर रही हैं उनसे पानी बाहर आएगा। इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप्स, और क्रॉप्स पे स्प्रिंकल हो जाएगा, फवारा सा क्रॉप पे पड़ेगा, ऐसे लगेगा जैसे कि इफ इट इज रेनिंग, जैसे कि बरसात हो रही हो, ठीक है। ड्रिप सिस्टम का भी बताई देती हूँ साथ में, क्या होता है ड्रिप सिस्टम में। ड्रिप सिस्टम में भी क्या, बहुत सारी पाइपें बिछा दी जाती है खेतों में, ठीक है। उन पाइपों पे अब क्या होता है, एक फिक्स इंटरवल पे छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो अपने पास ये एक पाइप हो गई, इस पे एक छेद यहाँ पे हो गया, एक छेद यहाँ पे हो गया, ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं। और जो मेन पाइपलाइन है ये यही है, इनमें से जब पानी फ्लो होता है तो इन छोटे छोटे होल से पानी जो है टपक टपक के नीचे गिरता रहता है, एक एक टपका टपका ऐसे चलता रहता है। इसीलिए तो इसका नाम भी क्या है, ड्रिप सिस्टम के, ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी गिरता रहता है, ड्रिप। ऐसे ग्लूकोज लगती है उनको बोलते हैं ना ड्रिप लगी हुई है, तो वही इसमें है। तो वो जो टपका टपका पानी है वो अब पौधे में गिरता रहेगा, तो पौधे के आसपास की ज़मीन गीली भी रहेगी और ज़्यादा पानी हमारा वेस्ट भी नहीं होगा, पानी के वेस्टेज भी हम रोक लेंगे, कंजर्व हो जाएगा पानी, और पौधों को भी प्रॉपर पानी मिलता रहेगा। बस उसकी जड़ें जो है गीली रहेंगी, जड़ों को पानी चाहिए, जड़ों को पानी मिल जाएगा, बस फिर और क्या दिक्कत है। चलिए फिर ये और लिख के देख ही लेते हैं। तो देखिए ड्रिप सिस्टम बता चुकी हूँ मैं क्या है। इन दिस सिस्टम वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, वाटर कैसे गिरता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, डायरेक्टली नियर द रूट्स के मतलब जड़ के बिल्कुल पास में ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी गिरता है। तो इसी ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, ठीक है। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन एंड ट्रीज। सबसे बढ़िया टेक्निक है गार्डन्स को, फ्रूट प्लांट्स को, इनको वाटरिंग की मतलब इरिगेशन की। आपने जनरली देखा भी होगा, जितने भी अपने आसपास के इलाके में बाग हैं उन बाग में आप देख सकते हो, उनमें ज़्यादातर ड्रिप सिस्टम ही इंस्टॉल किया जाता है, ड्रिप सिस्टम से ही वहाँ पे इरिगेशन होती है। नेक्स्ट देखिए इसी में, वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल, पानी की एक भी बूंद यहाँ पे वेस्ट नहीं होती, क्योंकि टपका टपका ही तो गिर रहा है और वो भी बिल्कुल जड़ में गिर रहा है पौधे के। इट इज बून मतलब ये मतलब बून मतलब आशीर्वाद नहीं, करिश्मा कह लो, आशीर्वाद बोल लो, एक श्राप होता है, श्राप का उल्टा, ठीक है, आशीर्वाद, ठीक है। इट इज बोन इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर, जहाँ जिस इलाके में पानी कम है वहाँ पे ये क्या है, बहुत ही बेनिफिशियल है उनके लिए, तो एक वरदान, हाँ बोन मतलब वरदान के जैसा है, ठीक है, जहाँ जिस इलाके में पानी बहुत कम है। नेक्स्ट अब हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, कि वीड्स से अपनी फसल को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पहले जो 2 पॉइंट है, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ सोयल एंड नेक्स्ट इज सोइंग, उसके बाद जो लास्ट वाले 2 पॉइंट है हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज, उन दोनों की पोजीशंस को, इन 4 पॉइंट्स की पोजीशन को आप चेंज नहीं कर सकते। बाकी जो बीच वाले पॉइंट्स है, जैसे कि इरिगेशन हो गया, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, और अब जो पढ़ने वाले रिमूवल ऑफ वीड्स, इनको अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट चेंज किया जा सकता है, तो आप इनको आगे पीछे लिख सकते हो। जैसे कि चेंज कैसे किया जा सकता है, जैसे कि सोयल, प्रिपरेशन ऑफ सोयल ही लेते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सोयल में भी क्या, कई बार जब जमीन सूख जाती है तो उसको मतलब प्रिपेयर करने से पहले पानी लगाया जाता है, उसमें सिंचाई की जाती है, इरिगेशन की जाती है ना, आपने देखा होगा कई बार, और कई बार खाद भी डाली जाती है उसमें, मैन्योर भी ऐड किया जाता है। अब कैसे समझाएं आपको, जैसे कि फसल मतलब वो पहले प्रिपेयर करने से पहले, मिट्टी को प्रिपेयर करने से पहले उसमें पानी लगाया जाता है, फिर बोलते हैं नॉर्मल घरों में कि
बत्तर आ जाएगी फिर बावांगा, तो वो बत्तर आने के बाद फिर उसकी मतलब प्रिपेयर किया जाता है उसको, उसकी जुताई की जाती है, जो भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो हमें अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट देखना होता है कि ज़मीन अगर ज़्यादा सूखी है तो प्रिपरेशन करने से पहले भी कई बार सिंचाई हमें मतलब इरिगेशन करनी पड़ जाती है, ठीक है। अगर ज़्यादा सूखी नहीं है तो हम बिना पानी लगाए, बिना उसकी इरिगेशन किए हम डायरेक्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का स्टेप स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो कई बार तो इरिगेशन भी बिल्कुल फर्स्ट स्टेप पे चला जाता है भाई, है ना, कई बार क्या ज़्यादातर ही जाता है। अब देखो नेक्स्ट अपना जो फिफ्थ वाला पॉइंट 1 बाय 1 हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, कि वीड्स से प्रोटेक्ट करना। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वीड्स क्या होते हैं। तो वीड्स क्या होते हैं, जो अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं, अनडिजायरेबल जो प्लांट्स हैं मतलब जो हमें नहीं चाहिए, जो घास फूस हैं फसल के साथ ही ग्रो हो गए हैं अपने खेत में, उनको कहते हैं वीड्स, ठीक है। क्या, द अनडिजायरेबल प्लांट्स मतलब हमें कोई डिजायर नहीं थी, हमें नहीं चाहिए, अनचाहे पौधे, अनचाहे पौधे दैट ग्रोज अलोंग विद क्रॉप, जो कि फसल के साथ ही ग्रो कर गए हैं, उनको क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं, ठीक है। अब वीड्स के अगर काटा नहीं गया, वहां से नहीं हटाया गया, तो क्या करेंगे, ये जो भी हम वाटरिंग करेंगे या फिर मैन्योर वगैरह ऐड करेंगे, जो भी न्यूट्रिएंट है सोयल के अंदर, वो तो कुछ हद तक न्यूट्रिएंट्स तो ये वीड्स ही ले जाएंगे, है ना, ये अपनी ग्रोथ में यूज कर देंगे, तो फसल की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो द रिमूवल ऑफ वीड्स, वीड्स को रिमूव करना, इन वीड्स को हटाना, जो अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं इनको रिमूव कर देना क्या कहलाता है, वीडिंग कहलाता है, ठीक है। वीडिंग मतलब रिमूवल ऑफ वीड्स, ठीक है। अब वीडिंग के भी दो तरीके होते हैं, एक तो होता है हमारे पास केमिकल मेथड, एक होता है हमारे पास फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में हम डायरेक्टली कोई खुरपी वगैरह का यूज करते हैं और या फिर हाथों से पौधों को, जो अनचाहे अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं उनको निकाल देते हैं। जबकि केमिकल मेथड में हम क्या करते हैं, केमिकल्स का छिड़काव करते हैं। ये वीडीसाइड्स, वीडीसाइड्स क्या हैं, वो केमिकल्स जो कि वीड्स को हटाने के लिए खेतों में छिड़के जाते हैं। और इनकी अच्छी बात क्या है कि इनसे हमारी जो क्रॉप है, वो जो फसल है, उनको कोई नुकसान नहीं होता। आपने देखा भी होगा स्प्रे वगैरह की जाती है खेतों में, तो उसमें क्या करते हैं, पहले जो भी अपना वीडीसाइड है, मतलब जो भी हमने स्प्रे ले रखी, जो भी वीडीसाइड है, जो भी दवाई है हमारे पास, उसको पहले डाइल्यूट किया जाता है, मतलब उसको पानी में मिक्स किया जाता है, डायरेक्टली उसको खेतों में नहीं छिड़का जाता। पानी में मिक्स करने के बाद क्या करते हैं, टैंकी वगैरह में डाल के एक स्प्रेयर में डालते हैं और स्प्रे करते हैं खेतों में, है ना। तो उससे क्या होता है, जो घास फूस होते हैं वो तो सारे जल जाते हैं, लेकिन फसल को तो कोई नुकसान नहीं होता, घास फूस से वो फसल को बचा लेती है। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, वीड्स को रिमूव करने के यानी कि वीडिंग के दो तरीके होते हैं, एक होता है फिजिकल वे एंड नेक्स्ट वन इज केमिकल वे। उनके भी नोट्स की फॉर्म में लिख देते हैं, एक बार देखते हैं कैसे होता है। तो देखिए दो तरीके हैं हमारे पास वीडिंग के, वीड्स को रिमूव करने के। फर्स्ट वन इज केमिकल मेथड एंड सेकेंड वन इज फिजिकल मेथड। तो केमिकल मेथड्स में हम क्या करते हैं, केमिकल्स का यूज करते हैं, छिड़काव करते हैं अपनी फसल पे, और जो वीड्स हैं, जो अनचाहे जो प्लांट्स हैं, उनको हम हटा देते हैं। तो देखिए क्या है, द केमिकल्स विच आर यूज्ड टू कंट्रोल द वीड्स, जो वीड्स को कंट्रोल करने के लिए केमिकल्स यूज किए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, वीडीसाइड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2,4-D दैट इज अ फेमस वीडीसाइड। नेक्स्ट इसके थोड़ा सा बेनिफिट भी है, क्या, दे डू नॉट हार्म द क्रॉप, क्रॉप को उसका कोई नुकसान नहीं पहुंचता। दूसरे होते हैं, एक तो वीडीसाइड्स, वीडीसाइड्स जो वीड्स को रिमूव करने के लिए डाले जाते हैं। दूसरी होती है एक पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स जो कीड़े मकोड़े होते हैं जिनसे बीमारियां लग जाती हैं, उनको, जो बीमारी फैलाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको मारने के लिए जो दवाइयाँ डाली जाती है, केमिकल्स डाले जाते हैं, उनको बोलते हैं पेस्टिसाइड्स। जो वीड्स को रिमूव करने के लिए डाली जाती है उनको बोलते हैं वीडीसाइड्स, ओके। नेक्स्ट देखो, द वीडीसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर, वाटर से डाइल्यूट किए जाते हैं। डाइल्यूट करना मतलब इनकी स्ट्रेंथ को थोड़ा सा कम किया जाता है, जितना ज़्यादा पानी डालेंगे उतनी ज़्यादा इनकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हमें पानी डालना होता है। अगर मान लीजिए आपने पानी कम डाला है,
कम पानी में आपने ज़्यादा केमिकल डाल दिया, ऐसे समझो, तो वो क्या होगा, वो फसल को भी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि वो डाइल्यूट नहीं हुआ अच्छे से। एक फिक्स अमाउंट उन पे दी होती है कि इतने पानी में इतनी अमाउंट हमें डालनी है, तो उसी के हिसाब से हमें करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड क्या है, हम हाथों से उसको वीड्स को रिमूव करना। इसमें क्या, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी, खुरपी की मदद से कर सकते हैं, या फिर मशीनों की मदद से भी जो वीड्स है उनको रिमूव किया जाता है। बाय सीड ड्रिल मशीन से भी कई बार वीड्स को अपरूट किया जाता है। अपरूट करना मतलब रूट्स को अप करना, फाड़ देना उनको, ठीक है, वहां से। ठीक है, अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट सिर्फ 2 पॉइंट रह गई हैं, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज, उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ओके, तो चलिए देखते हैं अपने लास्ट के 2 पॉइंट्स और 6th एंड 7th। 6th इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है, फसल की कटाई करना। ठीक है, फसल को काटना जब वो मैच्योर हो जाए, मतलब पक जाए, फसल के पकने के बाद फसल की कटाई करना क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग। तो देखिए, द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर, जब वो मैच्योर हो जाती है मतलब पक जाती है फसल, तब उसकी कटाई करना क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग। ठीक है, और द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, एक और डेफिनेशन देखिए क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन सीड्स, मतलब अनाज के दानों को सेपरेट करना, फ्रॉम चाफ, चाफ से मतलब भूसे से अनाज के दानों को अलग करना क्या कहलाता है, थ्रेसिंग। एंड थ्रेसिंग कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ थ्रेशर। ठीक है, तो क्या किया जाता है, पहले फसल की कटाई की जाती है, उसके बाद जो अनाज के दाने हैं उनको भूसे से अलग किया जाता है। तो ये देखिए आजकल मतलब एक तो नॉर्मल हम कटाई करेंगे, या कटाई करने के हार्वेस्टिंग क्या मशीनों से भी हो सकती है, हाथों से भी हो सकती है। हाथों से सिकल्स वगैरह के हेल्प से, सिकल मतलब दांते, ठीक है, दरांती, दरांती की हेल्प से हम ये हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, या फिर मशीनों की मदद से भी की जाती है। दूसरा, आजकल एक कंबाइन मशीन चलती है, आपने नाम सुना भी होगा, देखी भी है सबने, बहुत अच्छे से जानते हैं इसको, मशीन को, कंबाइन मशीन। कंबाइन मशीन में क्या होता है कि कंबाइन, नाम कंबाइन क्योंकि 2 काम एक साथ करती है। कंबाइन क्या, कौन कौन से काम, हार्वेस्टिंग का काम भी करती है, मतलब फसल की कटाई भी करती है, प्लस थ्रेशिंग भी करती है, अनाज को भूसे से अलग भी करती है। गेहूं के दाने अलग भी हो जाते हैं ना, गेहूं अलग हो जाती है, भूसा अलग हो जाता है, फिर वो दूसरे भूसे को तैयार करने वाली मशीन आती है, तूड़ी बनाने वाली मशीन बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो कंबाइन मशीन क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये 2 काम करती है एक साथ कंबाइन। कौन कौन से, हार्वेस्टिंग भी करती है मतलब फसल की कटाई भी करती है, एंड थ्रेसिंग का काम भी करती है। ठीक है, हार्वेस्टिंग मतलब कटाई, थ्रेसिंग मतलब भूसे और अनाज के दानों को अलग करना। पहले के टाइम पे, आजकल तो थ्रेशर की मदद से, जब मतलब हमने हाथों से कटाई की है मान लो, तो थ्रेशर की हेल्प से हम क्या करते हैं, थ्रेशिंग करते हैं। ठीक है, पहले कैसे करते थे लोग, पहले उसको बरसाते थे, बरसाना समझते हो ना, कि हवा में ऐसे अनाज के दानों को, जैसे आपने नॉर्मल सुना भी होगा कि घरों में हमारे गेहूं बरसाई जाती है, तो उसमें क्या करते हैं, जब हवा चल रही होती है प्रॉपर, तब क्या किया जाता है, ऐसे दानों को ऊपर से किसी बर्तन की मदद से नीचे गिराया जाता है। तो उससे क्या होते हैं, जो हल्के पार्टिकल होते हैं, मतलब भूसे के जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो हवा से उड़कर दूसरी साइड गिर जाते हैं, अनाज के जो भारी पार्टिकल होते हैं वो हवा से उड़ नहीं पाते और वो वहीं नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं विनोइंग। ठीक है, क्या बोलते हैं, विनोइंग। विनोइंग की मदद से भी हम जो है ग्रेन्स को, ये सीड ग्रेन्स को चाफ से अलग कर सकते हैं। ठीक है, पुराने टाइम में विनोइंग से किया जाता है, मतलब बरसा कर उसको। ठीक है, थोड़े मोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम विनोइंग की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद हमें करनी होगी स्टोरेज। लेकिन स्टोरेज से पहले एक बात और हमें ध्यान रखनी होगी कि स्टोर करने से पहले जो दाने हैं हमारे अनाज के दाने, वो प्रॉपरली सूख चुके हों। ठीक है, अगर वो सूखे नहीं होंगे, गीले होंगे, तो उनमें क्या होगा, बाद में बैक्टीरिया, इंसेक्ट, बैक्टीरिया, फंगी, इनका अटैक हो सकता है और वो हमारे जो अनाज है वो खराब भी हो सकता है। नॉर्मल आपने घरों में देखा भी होगा, जिस टंकी में उसको स्टोर करते हैं, अनाज को हम स्टोर करते हैं, उसको भी 3 दिन तक धूप में रखते हैं, उसको भी सुखाते हैं, है ना, ऐसे करते हैं ना। तो और जो अनाज होता है उसको कई दिनों तक मतलब उल्टा पुल्टी उसकी करती रहते हैं, पूरे मतलब फैलाया हुआ होता है, उसको उथल पुथल करते हैं। जब तक वो पूरे तरीके से ना सूख जाए तब तक हम उसको स्टोर नहीं करते। तो पूरे तरीके से सूखने के बाद ही हमें अनाज के दानों को स्टोर करना चाहिए। देखिए क्या है,
बिफोर स्टोरिंग, स्टोरिंग से पहले हमें ध्यान देना चाहिए क्या, कि द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड, कि जो दाने हैं वो प्रॉपरली सूख चुके हों। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, बैक्टीरिया, फंगी, इंसेक्ट्स वगैरह उन पे ग्रो कर जाएंगे और अनाज जो है खराब हो जाएगा। तो सूखे दानों से क्या होगा, दिस प्रिवेंट द अटैक ऑफ इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया एंड फंगी। दूसरा, हम कुछ केमिकल्स भी डाल सकते हैं, जैसे गोली वगैरह रखी जाती है उसमें, जब हम अनाज के दानों को स्टोर करते हैं तो उनसे क्या होगा, वो प्रिवेंट करते हैं किसको, इन्हीं के सब के एक्शन को प्रिवेंट करते हैं। या फिर हम नीम की पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नीम की पत्तियों से भी क्या होगा, वो भी उन्हें बैक्टीरिया वगैरह से बचाती है, ठीक है। तो यही था हमारा आज का चैप्टर वन शॉट में, और एक चैप्टर अपना हो गया है। इसमें आपको जितने भी आई थिंक आपको हेल्प मिली होगी नोट्स बनाने में और रिवीजन में हेल्प मिली होगी। ज़्यादा आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें क्या रहते हैं, एक तो प्रिपरेशन ऑफ सोइल क्यों की जाती है, ठीक है। दूसरा, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बीच में डिफरेंस क्या क्या होते हैं। थर्ड वन है कि ये इरिगेशन की मॉडर्न टेक्निक्स की कौन कौन सी है, एक स्प्रिंकलर सिस्टम, एक ड्रिप सिस्टम। एक हम वो भी देख सकते हैं कि केमिकल मेथड्स और फिजिकल मेथड्स ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स, वीडिंग का वो भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहता है। ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट में तो यही आते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सोयल, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर और इरिगेशन, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। और अब अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख ही ली है तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए आपको कैसी लगी है, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते ज़रूर जाना, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। उसके लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।